हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों तो हम आज बायोलॉजी का क्लास शुरू करने वाले हैं दोस्तों। इसमें बायोलॉजी का हम एक क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, जो आपको एग्जाम बोर्ड में काफ़ी मदद दे। तो इसमें हम आज लाए हैं दोस्तों कि बायोलॉजी जो होता है उसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि प्रश्न उत्तर डायरेक्ट एग्जाम बोर्ड से ही रिलेटेड पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, बहुत सारे प्रश्न करेंगे हम लोग उसमें, और हर एक प्रश्न को हम लोग कुछ और समझते हुए चलेंगे, है ना। बहुत सारे प्रश्न होंगे जो समझने योग्य होते हैं दोस्तों, है ना, और उसके बाद आगे बढ़ते रहेंगे हम लोग। तो सभी लोग तैयार हो जाइए, और जो लोग भी बाकी है उन सब लोग को भी बता दीजिए कि अब क्लास शुरू होने जा रहा है। ठीक है, और इसमें हम पहला जो क्वेश्चन लेकर आए हैं दोस्तों आपका है ये दोस्तों, आपको मालूम है क्लास 12 का ही शुरू किया है। तो पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों कि जीवों के लिए जनन क्यों अनिवार्य है। जीवों के लिए आप लोग दोस्तों लिखने शुरू करिएगा। ठीक है दोस्तों, जीवों के लिए जनन, जीवों के लिए जनन क्यों अनिवार्य है, क्यों अनिवार्य है दोस्तों। ठीक है, क्यों अनिवार्य है। ठीक है, तो ये प्रश्न रहा दोस्तों। ठीक है, इसका जवाब कैसे दीजिएगा आप। जीवों के लिए जनन क्यों अनिवार्य है, कहने का अर्थ है कि इससे जो कोई जीव है वो अपना जन्म न करें तो क्या उसकी संख्या बढ़ेगी। आप सोचिए कि ये जीव है, ठीक है, एक छोटा सा जीव हमने लिया, यानी एक छोटा सा जीव बनाया। तो जीवों में मान चले कि अगर ये कह रहा है कि जीवों के लिए जनन क्यों अनिवार्य है, तो ये जो जीव है अगर इसमें जनन ना करे तो क्या इनकी संख्या बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी। क्या इनकी संख्या में वृद्धि होगी? नहीं होगी। तो संख्या में वृद्धि भी चाहिए, इनकी प्रजातियां के भी ध्यान रखना होता है, ध्यान रखना होता है कि प्रजातियां भी बढ़े, है ना। तो इनकी प्रजातियों की जो संख्या होगी उसमें कमी हो जाएगी। इनके जो संतान होंगे अगर जनन ना हो तो संतानों में क्या होगी? कमी होगी। और जब संतान की कमी होगी तो एक ऐसा स्थिति आएगा कि धीरे धीरे इनके सारे के सारे जो प्रजाति है वो नष्ट हो जाएंगे। यानी कहने का अर्थ है कि ये मनुष्य है, मान लो अगर मनुष्य अपने संख्या में वृद्धि ना करे तो एक दिन ऐसा होगा कि पूरा का पूरा इस धरती से मनुष्य ही खत्म हो जाए, क्योंकि संख्या में जो वृद्धि नहीं करेगा मनुष्य तो इसकी संख्या तो मनुष्य का तो जीना और मरना ये तो निश्चित है ना, कि जब जन्म होगा तो मृत्यु भी सकता है कि मृत्यु भी होगा। तो कुछ ऐसे समय आएंगे जिसके वजह से ये क्या होंगे कि जन्म और मृत्यु के ये जो चक्र चलता रहेगा, और इस चक्र की वजह से पूरे के पूरे धरती से मनुष्य गायब हो जाएगा, है ना। तो आप समझ सकते हैं कि जीवों के लिए जनन क्यों अनिवार्य है ना, इनकी संख्या की वृद्धि भी होनी चाहिए। तो आप सब सीधे कह देंगे, इसका उत्तर कैसे लिखिएगा दोस्तों? सजा कर से लिखिएगा, लिख देते हैं जीवों में जनन, जीवों में जनन, जीवों में जनन प्रजाति में एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में, प्रजाति में, प्रजाति में एक पीढ़ी से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, अच्छा दूसरे लिख देते हैं दोस्तों, दूसरे पीढ़ी में निरंतरता बनाए रखने, निरंतरता बनाए रखने, ठीक है, बनाए रखने, निरंतरता बनाए रखने के लिए आवश्यक है, के लिए आवश्यक है। तो अब तो समझ गए होंगे दोस्तों क्यों आवश्यक है, बनाए रखने के लिए आवश्यक है। अच्छा, एक जीव से दूसरे जीव का जन्म होता है, एक जीव से दूसरे जीव का, एक जीव से दूसरे जीव का जन्म होता है, ठीक है दोस्तों, जन्म होता है, जन्म होता है। अब तो मालूम है दोस्तों एक जीव से दूसरे जीव का क्या होता है? जन्म होता है। यह छोटा जीव समय के साथ बढ़ता है, यह छोटा जीव समय के साथ बढ़ता है, ठीक है, समय के साथ बढ़ता है, और फिर वह नई संतति को जन्म देता है, फिर वह नई संतति को जन्म देता है, नई संतति को जन्म देता है, ठीक है, जन्म देता है। अच्छा, इस प्रकार जन्म वृद्धि तथा, इस प्रकार जन्म वृद्धि तथा, जन्म वृद्धि तथा मृत्यु का चक्र
मृत्यु का चक्र, मृत्यु का चक्र चलता रहता है ना, चलता रहता है, चलता रहता है। तो आपने समझ गए दोस्तों कि जनन क्यों जरूरी है। ठीक है, अपनी संतान की संख्या में वृद्धि करना हो, अपने अस्तित्व को बनाए रखना हो, है ना, तो निरंतरता अपना बनाए रखने के लिए, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की निरंतरता बनाए रखने के लिए जनन आवश्यक है दोस्तों। ठीक है, अब आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन 2 कह रहा है कि जनन की अच्छी विधि कौन सी है और क्यों। जनन की अच्छी विधि, जनन की अच्छी विधि कौन सी है, कौन सी है, जनन की अच्छी विधि कौन सी है और क्यों, और क्यों। दोस्तों देखिए, जनन की अच्छी विधि कौन सी और क्यों। आप जानते हैं कि जनन 2 तरीके से होता है, 2 विधियों से होता है। एक तो लैंगिक होता है और दूसरा क्या होता है, अलैंगिक। तो अब इसमें पूछा कि अच्छी विधि कौन सी है और क्यों है, अच्छी विधि कौन सी और क्यों, यही ना बताना है दोस्तों। आप सोच सकते हैं कि जनन की जो अच्छी विधि होती है ना दोस्तों, वो लिंगीय होती है चाहे लैंगिक जनन होती है ना, लैंगिक जनन होती है। और पूछा जाए क्यों होती है, तो आप कह सकते हैं दोस्तों कि क्योंकि जीवों में आनुवंशिक जो विविधता आती है वो प्रतिकूल परिस्थितियों में विकास और जाति की उत्तरजीविता के लिए वो जरूरी होती है दोस्तों। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेगा आप, इसका जवाब ऐसे लिख दीजिएगा, जवाब ऐसे लिखिएगा, जनन की अच्छी विधि, जैसे जनन की अच्छी विधि, उत्तर सजा कैसे लिखेगा, जनन की अच्छी विधि, जनन की अच्छी विधि, जनन की अच्छी विधि लिंगीय जनन है दोस्तों, लिंगीय जनन, लिंगीय का मतलब लैंगिक जनन। ठीक है, यानी इसी को लिख देंगे लैंगिक, है ना, लैंगिक जनन दोस्तों, लैंगिक जनन है। और पूछा गया क्यों, क्योंकि जीवों में, आप देख सकते हैं पूछा है ना क्यों, क्योंकि जीवों में दोस्तों आनुवंशिक विविधता आती है, आनुवंशिक विविधता आती है, दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा ठीक से लिखिए, विविधता, विविधता आती है, विविधता आती है, जो प्रतिकूल परिस्थितियों में, जो प्रतिकूल परिस्थितियों में विकास और जाति की विकास और जाति की उत्तरजीविता के लिए जरूरी है, उत्तरजीविता के लिए जरूरी है। तो दोस्तों ये समझ गए आप लोग कि जनन की अच्छी विधि कौन सी है। तो आपने समझ लिया कि जनन के लिए लिंगीय यानी लैंगिक जनन विधि अच्छी होती है दोस्तों। ठीक है, आइए तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों, तब तक इसको मिटाते हैं। तीसरी विधि है दोस्तों, उसमें तीसरी विधि की जो बात है दोस्तों, ऐसा हम लोग एक अनुमान लगा सकते हैं, सोच सकते हैं तीसरी विधि, पर इसमें मुख्य रूप से तो ही है ना, मुकुलन वगैरह जो होता है विधि और लैंगिक का ही रूप होता है। चलिए दोस्तों देखते हैं आगे। तीसरा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों। तीसरा है कि अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न, अलैंगिक जनन द्वारा अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न हुई संतति को
उत्पन्न हुई संतति को, दोस्तों अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न हुई संतति को क्लोन क्यों कहा गया है? क्लोन क्यों कहा गया है? ठीक है, क्यों कहा गया है? क्यों कहा गया है? देखिए दोस्तों, ये प्रश्न पूछ दिया कि अलैंगिक जनन द्वारा जो संतान उत्पन्न होती है, मैंने जन्म लेती है, उसको क्लोन क्यों कहा गया? ये क्वेश्चन है दोस्तों। क्लोन का अर्थ आप लोग कमेंट करिए, तो क्लोन का अर्थ क्या होता है? जल्दी से कमेंट करिए, क्लोन का अर्थ क्या होता है? तो आप इसका उत्तर देंगे दोस्तों। क्या देंगे उत्तर, बताइएगा। सॉरी दोस्तों, उत्तर क्या दीजिएगा आप लोग? दोस्तों कह सकते हैं कि देखो, अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न हुई जो संतान होती है ना, वो केवल एक दूसरे के असमरूप ही नहीं होती, एक दूसरे के समरूप ही नहीं होती, बल्कि अपने जनक के बिल्कुल समान होती है ना, जनक के बिल्कुल समान होती है। आकारकीय तथा आनुवंशिक रूप से भी जनक के एक समान होती है ना, और इसलिए अलैंगिक जनन द्वारा जो संतान उत्पन्न होती है वो क्लोन कहलाती है। सीधी बात है, आप ऐसे कह सकते हैं ना कि अलैंगिक जनन द्वारा जो भी संतान उत्पन्न होती है वो केवल एक दूसरे के समरूप ही नहीं होती। जैसे एक दूसरे के समरूप देखने से नहीं होती, समरूप माने सेम आकार का देखे सेम रूप का नहीं होती, बल्कि इसमें बात है कि जनक के बिल्कुल समान होती है। जैसे ये मान लो जनक है, ये भी, तो यहाँ ही संतति है, ठीक है, तो ये जनक है। अब ये जनक है तो इनके ही जैसे जो संतान उत्पन्न होगी ना, एकदम बिल्कुल इसी जैसा होगा, ठीक है, इसके जैसे यहाँ पर हमने दिखा दिया, तो सेम होता है दोस्तों, ठीक है, कोई इसमें डिफरेंट नहीं होता है, तो सेम है, जनक के जैसा ही होता है, बिल्कुल समान होती है। आकारकीय रूप से देखो या आनुवंशिक रूप से देखो, बिल्कुल जनक के समान होती है। मैंने आकार के रूप से देखोगे और उसमें जो आनुवंशिक है, आनुवंशिक जो गुण होते हैं उसके रूप से देखोगे तो सब जनक के समान होती है, इसलिए इसको क्लोन कहा गया है, ठीक है, क्लोन। इसका उत्तर कैसे दीजिएगा? इसका उत्तर कैसे दीजिएगा? तो आप कह सकते हैं कि अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न, अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न हुई संतानें केवल एक दूसरे के यहाँ पर लिखते हैं एक दूसरे के समरूप ही, एक दूसरे के समरूप ही नहीं होती, एक दूसरे के समरूप ही नहीं होती, ठीक है, नहीं होती, तो एक दूसरे समरूप नहीं होती, बल्कि क्या लिख सकते हैं? बल्कि अपने जनक के बिल्कुल समान होती है, अपने जनक के बिल्कुल समान होती है दोस्तों, ठीक है, बिल्कुल समान होती है, अपने जनक के बिल्कुल समान होती है दोस्तों, ठीक है, जनक के बिल्कुल समान होती है। आप आकारकीय देख रही है, आकारिकीय तथा आनुवंशिक आकारकीय तथा आनुवंशिक रूप से, ठीक है दोस्तों, आनुवंशिक रूप से जनक के एक समान होती है, जनक के एक समान होती है, जनक एक समान होती है, इसलिए अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतानें, अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतानें क्लोन कहलाती है दोस्तों, ठीक है, कहलाती है। ओके, तो आप समझ गए क्लोन शब्द का मतलब। आपसे पूछे थे कि इसका अर्थ बताइए, ठीक है, तो क्लोन क्यों कहलाती है मैंने बताया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, क्वेश्चन आप नेक्स्ट देख सकते हैं दोस्तों। लाइट आया है, ठीक है,
लाइट आया है और मेरा मोबाइल चार्ज नहीं है, इसलिए ज़्यादा तो हम प्रश्न नहीं कराएंगे आज। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ तो हो जाए जिससे कि हम लोग का काम चल जाए दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है, देखिए एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर करते हैं दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि अपनी जटिलता, क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 कि लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप, दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन लिखता है लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप, लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप बने संतति को जीवित रहने के लिए, दोस्तों, ठीक है, जीवित रहने के लिए देखिए कह रहा है दोस्तों कि लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप बने संतति को जीवित रहने के लिए नहीं दोस्तों, इसको मत लिखिएगा, रहने के अच्छे अवसर होते हैं, ठीक है, अवसर होते हैं। और पूछा जाए कि क्यों होते हैं, पर पूछ दिया कि क्यों, कुछ लगा दिया ना, क्यों कहने का अर्थ है कि लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप, माने कि लैंगिक जनन जब होता है, लैंगिक जनन में तब समझ है ना कि इसमें पेरेंट्स दोनों होते हैं, नर और मादा दोनों होता है। तो जब इसके फलस्वरूप जो संतान उत्पन्न होते हैं और वो जीवित रहने के लिए अच्छे स्रोत होते हैं, यानी अवसर होते हैं, स्रोत नहीं दोस्तों, अवसर होते हैं। तो पूछा कि ऐसा क्यों होता है ना। अब ये में एक बात है कि एक और क्वेश्चन डाला है दोस्तों कि क्या यह कथन हर समय सही होता है, क्या क्वेश्चन ये डाल सकते हैं दोस्तों, क्या यह कथन हर समय क्या यह कथन हर समय सही होता है। अब आप भी सोच सकते हैं तो क्या ये जी हमेशा खातिर सही होगा क्या? तो ये तो मैंने प्रश्न लिखा दोस्तों, ठीक है। अब इसका उत्तर कैसे देना है ये आप बताइएगा दोस्तों, ठीक है। उत्तर आप बता सकते हैं, प्रयास करिए दोस्तों। क्या देंगे इसका जवाब, क्या जवाब दे सकते हैं दोस्तों, थोड़ा समझा देते हैं कि देखो दोस्तों, लैंगिक जनन में तो आप जानते हैं कि दो विपरीत लिंग यानी नर और मादा आपस में मिलते हैं दोस्तों, ठीक है। लैंगिक जनन में नर और मादा दो विपरीत लिंग आपस में मिलते हैं और मिलकर युग्म को बनाते हैं, है ना। और जिससे नए जीव क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं। और इन्हें क्या कहा जाता है, आनुवंशिक पदार्थ दो जनकों से प्राप्त होता है। जो इसमें आनुवंशिक पदार्थ होता है वो दो जनकों से क्या होता है, प्राप्त होता है। और इनमें विविधता भी पाई जाती है ना। जब जनन होगा तो उसमें तो जो संतान उत्पन्न होगी तो उसमें विविधता होगी। अच्छा, विविधता पाई जाएगी, अतः हम कह सकते हैं कि लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप बने संतति को जीवित रहने के अच्छे अवसर होते हैं। लेकिन यह कथन सदैव सत्य नहीं होता। हमेशा चाहिए कि क्या ये सत्य है, तो नहीं होता है ये। कुछ परिस्थितियों में जीवों के लिए क्या होता है कि अलैंगिक जनन बेहतर होता है कुछ के लिए, है ना। तो अलैंगिक जनन में लैंगिक जनन की अपेक्षा प्रजनन की दर बहुत तीव्र होती है दोस्तों, ठीक है। अलैंगिक जनन में लैंगिक जनन की अपेक्षा प्रजनन की दर जो होती है बहुत तीव्र होती है दोस्तों। कहने का अर्थ है कि अलैंगिक वाला में जल्दी से प्रजनन हो जाता है, लेकिन लैंगिक में थोड़ा लंबा समय लगता है, ठीक है। जैसे समझ गए होंगे, तब पर इसका उत्तर अब लिखना है दोस्तों, सजा कर लिखना होगा, ठीक है। तो चलिए हम बोलते हैं, आप लिखते हैं, इसको मिटाते हैं दोस्तों, ठीक है। तब फिर इसका उत्तर लिखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन मिटा देते हैं, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन कर लीजिएगा, हम उत्तर डायरेक्ट यहाँ लिखेंगे, ठीक है। दोस्तों मेरा मोबाइल चार्ज नहीं है, ठीक है। और लाइट आंधी की वजह से, आंधी तूफान की वजह से चला गया था, अभी आया है। देखते हैं, लगभग 8-10% के आसपास है। इसी को बना रहे हैं। चलिए तो देखिए दोस्तों, इसका उत्तर आप क्या लिखेंगे, डायरेक्ट यहाँ पर लिखते हैं दोस्तों, ठीक है। जो प्रश्न कौन सा था, 4 नंबर प्रश्न था दोस्तों, उसका उत्तर यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है। प्रश्न 4 का उत्तर है दोस्तों, ठीक है। आप कर लीजिएगा, क्वेश्चन 4 का उत्तर है। क्वेश्चन तो लिख दिए थे, यहाँ पर कर लीजिएगा। कर रहा है कि उत्तर ऐसे लिखेंगे कि लैंगिक जनन में दो लैंगिक जनन में दो विपरीत लिंग
विपरीत लिंग, दो विपरीत लिंग कौन कौन, तो नर तथा क्या लिख सकते हैं, मादा। तो नर और मादा, नर और मादा युग्मक आपस में मिलकर, युग्मक आपस में मिलकर, आपस में मिलकर, आपस में मिलकर युग्मनज को बनाते हैं, युग्मनज को बनाते हैं। ठीक है, युग्मनज को बनाते हैं, है ना दोस्तों, युग्मनज को बनाते हैं, जिससे जीव, जिससे नए जीव उत्पन्न होते हैं दोस्तों। ठीक है, नए जीव उत्पन्न होते हैं, नए जीव उत्पन्न होते हैं। अच्छा, इन्हें आनुवंशिक पदार्थ, इन्हें आनुवंशिक पदार्थ, ठीक है, आनुवंशिक पदार्थ, इन्हें आनुवंशिक पदार्थ दो जनकों से प्राप्त होता है, दो जनकों से प्राप्त होता है, दो जनकों से प्राप्त होता है, आनुवंशिक पदार्थ का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि एक तो माता का भी जाएगा आनुवंशिक गुण, एक तो जाएगा पिता का। तो जो बच्चे का जन्म होगा उसमें माता का और पिता का दोनों तो गया ना, वही बात इसमें बोला है कि इन्हें दो आनुवंशिक पदार्थ जनकों से प्राप्त होता है और इनमें विविधता पाई जाती है। तो फिक्स है कि दोनों से जाएगा तो विविधता तो होगा ही होगा ना, और इनमें विविधता पाई जाती है, विविधता पाई जाती है। तो ठीक है, पाई जाती है। तो इतना तो आप लोग लिखे होंगे दोस्तों। ठीक है, पाई जाती है। तो अब इस तरह से हम कह सकते हैं कि अतः हम यह कह सकते हैं, हम यह कह सकते हैं अतः हम यह कह सकते हैं कि लैंगिक जनन के फलस्वरूप, कि लैंगिक जनन के फलस्वरूप, लैंगिक जनन के फलस्वरूप बने संतति को जीवित रहने के, जीवित रहने के क्या है, अच्छे अवसर होते हैं, अच्छे अवसर होते हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन किया था ना दोस्तों कि क्या यह कथन हर समय सही होता है, तब तो सीधे कह सकते हैं कि नहीं, लेकिन यह कथन हर समय सही होता है। तो इसको इसमें लिख सकते हैं, लेकिन यह कथन सदैव में समझ है ना, हमेशा सदैव सत्य नहीं होता है। ठीक है, सत्य नहीं होता है, समझ गए होंगे दोस्तों। ओके, कुछ परिस्थितियों में जीवों के क्यों नहीं होता है, क्योंकि कुछ परिस्थितियों में जीवों के कौन सा विधि अच्छा होता है, अलैंगिक होता है। कुछ परिस्थितियों में लिख देते हैं दोस्तों वहीं। ठीक है, कुछ परिस्थितियों में जीवों के लिए अलैंगिक जनन बेहतर होता है ना, जीवों के लिए अलैंगिक जनन बेहतर होता है, अलैंगिक जनन बेहतर होता है। अच्छा, अलैंगिक जनन में लैंगिक जनन की अपेक्षा दोस्तों इसी में बता सकते हैं कि अलैंगिक जनन में लैंगिक जनन की अपेक्षा
जनन की अपेक्षा, बताइए तो क्या लिखें, आप ही लोग बोलिए, जल्दी से कमेंट करिए तो, की अपेक्षा प्रजनन की दर, ठीक है, क्या लिखना होगा, प्रजनन की दर, प्रजनन की दर बहुत तीव्र होती है, बहुत तीव्र होती है, तीव्र होती है। हो गया दोस्तों, तो आप इस प्रश्न का जो है ना उत्तर यहाँ तक आप लोगों को मैंने बताया दोस्तों, ठीक है। अब हम बात करेंगे दोस्तों, अगले वीडियो में बताएंगे आप लोगों को, अगले वीडियो में बताएंगे दोस्तों, 5वें क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे वहाँ पर, ठीक है। तब तक इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।